हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन 1952-1953, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि मुदालियर कमीशन के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ये कमीशन लाया गया। मुदालियर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ही इसका गठन किया गया। जो इसके चेयरमैन थे वो ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इस कमीशन का नाम मुदालियर कमीशन पड़ा। इससे पहले जो कमीशन आया 1948 में यानी कि 1948 में राधा कृष्णन जो कमीशन आया उसने केवल यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पर ही बात की, यानी कि उसमें सिर्फ उच्च स्तर की शिक्षा जो कि कॉलेजेस लेवल की जो एजुकेशन है उसकी शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात की। तो इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 1952 तक आते आते जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की का स्थिति थी वो ज्यादा अधिक खराब हो चुकी थी, यानी कि उसमें कोई खास सुधार नहीं किया गया था। इसलिए उसमें जो सुधार की आवश्यकता हुई कि किस तरह से हमारी सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारा जाए, उस पर मेनली फोकस करने के लिए क्या क्या मुद्दे, क्या क्या उद्देश्य रहे, उनके लिए ये मुदालियर कमीशन आया, जिसको हम सेकेंडरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट किसी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं मुदालियर कमीशन यानी कि मुदालियर आयोग, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1952 के अंदर भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया ये कमीशन था, जो कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम मुदालियर कमीशन पड़ा। इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमीशन की नियुक्ति की गई। इस आयोग के उद्देश्य क्या थे? माध्यमिक शिक्षा को और अधिक सुधारना, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसको सुधारने के लिए उस माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए इस उद्देश्य से इसको लाया गया, यानी कि इस कमीशन का उस उद्देश्य के लिए गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लगभग सभी पहलू जो कि यानी कि शिक्षा के जो भी पहलू थे माध्यमिक लेवल पर हर तरफ से 1963 में उनकी जांच करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। 1963 में आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी, सबसे मेन था कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा का जो करिकुलम था उसको चेंज किया गया, यानी कि करिकुलम में जो चेंजेस किए गए, जो हमें कमियां नजर आई, उसका जो पाठ्यक्रम था उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को उसके अंदर शामिल किया गया, यानी कि विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना की गई, यानी कि हर लेवल के अंदर पाठ्यक्रम को चेंजेस किया गया। बेसिकली जो है ये जूनियर और सीनियर यानी कि 6 to 8 एंड 9 to 12, यानी कि इस ग्रेड को ये जूनियर एंड यहाँ पे ये सीनियर, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अंदर जूनियर और सीनियर लेवल की भी बात की, यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास तक को इन्होंने जूनियर लेवल पे रखा और 9वीं से 12वीं क्लास तक को इन्होंने सीनियर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के अंदर इन्होंने उसको आका गया। तो हर एक लेवल पर इन्होंने जो अपने पाठ्यक्रम के अंदर जो चेंजेस किए गए, क्या क्या सब्जेक्ट किस में एड ऑन किए गए, किस मातृभाषा में हमें क्या पढ़ाना है, क्या हमारी लैंग्वेज रहेगी, उन सभी को इसके अंदर यहाँ पे चेंजेस किया गया, जिससे कि हमारी माध्यमिक शिक्षा के स्तर को और अधिक सुधारा जाए। उसके बाद है त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे ट्राई लैंग्वेजेस फॉर्मूले को फॉलो किया गया, त्रिभाषा सूत्र को फॉलो किया गया। इसके आधार पर इस सिस्टम के अंदर काफी चेंजेस आए। जब इसमें त्रिभाषा सूत्र को फॉलो किया गया तो हमारी माध्यमिक शिक्षा के स्थिति के अंदर सुधार किया गया। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शक पर जोर दिया गया, यानी कि हमारी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी और व्यावसायिक शिक्षा भी, इसके मार्गदर्शन पर अधिक जोर दिया गया कि इस तरह की एजुकेशन दी जाए ताकि उससे व्यावसायिक जो है उत्पन्न किया जा सके, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे उस पर भी ज्यादा अधिक जोर दिया गया। परीक्षा प्रणाली यानी कि जो एग्जामिनिंग सिस्टम था, यानी कि जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम था उसको सुधार किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किया गया, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करानी है, कैसे एग्जाम लेने हैं, कब कब लेने हैं, कितने महीने का गैप रखना, उन सब चीजों के अंदर इसमें चेंज किया गया। शिक्षण के तरीके यानी कि टेक्निक्स, ट्रेनिंग्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो भी शिक्षण के तरीके थे उनको चेंज किया गया, उनके स्तरों के अंदर सुधारा गया कि कैसे किस लेवल के अंदर पढ़ाया जाए। इन सिफारिशों के आधार पर
शिक्षा के माध्यमिक सलाहकार बोर्ड की जो है स्थापना की गई, यानी कि इन सिफारिशों जो सिफारिशें अभी हमने की, जो भी मैंने बताई, जो सिफारिशें इस बोर्ड ने अपनी रखी थी कि ये चेंजेस हमें करने हैं, उन्हीं के आधार पर इनके लिए एक सलाहकार बोर्ड के द्वारा जो है चर्चा की गई, जिसके अंदर कुछ और संशोधन किए गए और उनको स्वीकार कर लिया गया। पूरे भारत के अंदर उच्च माध्यमिक शिक्षा की एक योजना को शुरू किया गया, यानी कि पूरे भारत के अंदर सभी स्टेटों के अंदर सेंटर के अंदर एक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि एक सेकेंडरी बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन की योजना जो है उसको शुरू की गई, वो लागू की गई, जिसके अंदर AICSE का दायरा भी बढ़ाया गया। राज्यों में शैक्षिक मार्गदर्शक यानी कि शिक्षा के लिए जो मार्गदर्शक है सुविधाएं प्रदान करना, केंद्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको NCERT बोलते हैं उसकी स्थापना की गई, यानी कि स्टेट में अपना स्टेट बोर्ड होगा, सेंटर में अपना सेंटर बोर्ड होगा, तो इसलिए NCERT की जो है वो स्थापना की गई, जिससे कि जो करिकुलम है वो सबका सेम करने की यहाँ पे कोशिश की गई कि NCERT की बुक्स को ही जो है यहाँ पे लागू किया जाए। मुदालियर आयोग की सिफारिशें क्या थी? मुदालियर आयोग जो है व्यापक रूप से शोध की बात की, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और भारत के अनेक से हिस्से हैं उनके अंदर जो है मुदालियर आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंदर सबसे पहला था पाठ्यक्रम का गठन, यानी कि जो करिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम का गठन है वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में जाना, यानी कि पाठ्यक्रम के विकास के बारे में यहाँ पे जानने की बात की गई मुदालियर आयोग में। सेकंड है मिडिल लेवल यानी कि मिडिल स्कूल स्तर, यानी कि मिडिल लेवल पर जो माध्यमिक शिक्षा स्तर था, स्कूली बेसिकली है सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि कमीशन का जब नाम ही सेकेंडरी एजुकेशन है तो बेसिकली इसमें जो ज्यादा फोकस किया गया वो सेकेंडरी एजुकेशन पर किया गया, यानी कि जो मिडिल लेवल की जो शिक्षा थी, जो स्कूल थे, उसमें राजनीतिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हुआ कि यानी कि उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर पॉलिटिकल जो थिंकिंग है और उनके अंदर जो सोशल है उन सब चीजों को भी स्टूडेंट के अंदर डाला जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति जागरूकता बढ़े। मिडिल स्कूल के जो चरण थे उनमें अनेक उद्देश्यों को शामिल किया गया, इन सब को पूरा करने के लिए कि बच्चे को एक जागरूक नागरिक बनाया जाए, राजनीतिक भावनात्मक उसके अंदर भरी जाए, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया कि भौतिक पर्यावरण का ज्ञान हो, कि ये कोशिश की गई माध्यमिक स्तर पर कि हर स्टूडेंट को अंदर ये सिखाया जाए कि भौतिक पर्यावरण का उसको ज्ञान हो, साथ ही में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। हर एक छात्रों में माध्यमिक स्कूली शिक्षा के अंदर ये है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक वैल्यू है, उनके मूल्यों का विकास हो, व्यवसायिक विकास हो, वोकेशनल हो साथ में, यानी कि टीचिंग के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल भी बनाया जाए, यानी कि जैसे ही वो अपनी शिक्षा को खत्म करें तो साथ में वो साथ ही साथ कुछ अपना व्यवसाय भी कर सके, कोई ना कोई रोजगार तक वो पहुंच सके। तो इसलिए व्यवसायिक विकास की आवश्यकता भी यहाँ पे हुई और यहाँ पे बढ़ावा दिया गया व्यवसायिक विकास को। बौद्धिक और सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास, यानी कि इंटेलेक्चुअल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पे की गई कि हर स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट किया जाए, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, जो कि बहुत जरूरी जब उस समय नीड महसूस हुई, जो आज के टाइम में भी जरूरत है कि पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर जोर दिया गया और इन सब चीजों को सुधारने के लिए ही यहाँ पे सिफारिशें की गई। जो मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम था, यानी कि जो हमारा सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी पाठ्यक्रम था करिकुलम, उसके अंदर क्या क्या सुझाव दिया गया। करिकुलम के अंदर सबसे पहले शामिल किया गया भाषा, यानी कि लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए या फिर मूल भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये तीनों जो है इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, मातृभाषा, मूल भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यहाँ पे ये बात करते हैं लैंग्वेज की, लेकिन अभी क्लियर ही नहीं है कमीशन के पास कि किस लैंग्वेज पे ज्यादा अधिक फोकस किया जाए। तो ये कमीशन की कमी रही थी, लैंग्वेज के लिए कोई मतलब कि क्लियरली जो है बात यहाँ पे लैंग्वेज की नहीं की गई, जैसा कि यहाँ पे भी है मातृभाषा भी, मूल भाषा भी, राष्ट्रीय भाषा भी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी। सेकंड चरण में बात की है, सेकंड में कि क्या क्या विषय को ऐड किया जाए। जब हम सेकंड स्टेज में विषय को पढ़ाएंगे लैंग्वेज के बाद, तो उसमें आपके पास सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन हो, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस हो, अंक शास्त्र मैथमेटिक्स हो, कला विज्ञान आर्ट एंड म्यूजिक हो, फिजिकल एजुकेशन हो यानी कि व्यायाम शिक्षा, शिल्प एंड क्राफ्ट, ये सभी सब्जेक्ट्स है जो आपको मध्य चरण में पढ़ाए जाने वाले विषय के अंदर आपके करिकुलम में शामिल किए गए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बात की गई है, 2 श्रेणियों में जो है करिकुलम पाठ्यक्रम को बांटा गया है। नंबर 1 है मुख्य पाठ्यक्रम, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है। मुख्य पाठ्यक्रम के सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज, नंबर 2 पे जनरल साइंस, फिर सोशल स्टडीज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स एंड क्राफ्ट। ये है आपका मुख्य करिकुलम, यानी कि जो आपका मेन करिकुलम रहेगा 2 स्तर पे जिसको डिवाइड किया गया है, उसमें ये आपके मेन करिकुलम के सब्जेक्ट्स रहेंगे। साथ ही में 2nd नंबर पे जो आपका मेन करिकुलम है उच्चतर पाठ्यक्रम, उसमें जो है 3 विषय बनाए गए, यानी कि 3 समूहों में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट समूह में क्या रहेगा, पहला जो रहेगा मानविकी समूह, जिसके अंदर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, इस टाइप के आदि इन विषयों को इसके अंदर शामिल किया गया। यदि आप इस समूह में हैं तो ये सभी विषय आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। साथ में है 2nd समूह, यानी कि दूसरा जो ग्रुप बनाया गया उसके अंदर है विज्ञान समूह, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, भूगोल, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये है आपके दूसरे समूह के विषय। इसके बाद है तीसरा समूह तकनीकी समूह। तकनीकी समूह जिसके अंदर अनुप्रयुक्त गणित, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, यानी कि ये आपका टेक्निकल ग्रुप है। इसके अंदर आपके टेक्निकल के सभी विषय जो सब्जेक्ट्स है वो इसमें शामिल किए गए। इसके बाद है आपका 4th ग्रुप वाणिज्यिक ग्रुप, जो कि कॉमर्स ग्रुप है। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, बहीखाता, आशुलिपि, टाइपराइटिंग आदि विषयों को इसके अंदर शामिल किया गया। 5th जो आपका ग्रुप है वो है एग्रीकल्चर ग्रुप, यानी कि कृषि समूह, जिसके अंदर पीढ़ी कृषि, बागवानी, कृषि वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है इस 5वें समूह के अंदर शामिल किया गया। इसके बाद है 6ठा समूह, जिसको ललित कला समूह यानी कि फाइन आर्ट्स ग्रुप, फाइन आर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंदर आपकी कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि विषयों को इसमें शामिल किया गया। 7 ग्रुप जो है गृह विज्ञान समूह, यानी कि गृह विज्ञान जो आपका होम साइंस का जो ग्रुप है उसके अंदर आपकी गृह अर्थशास्त्र, पोषण, पाक कला, मदर क्राफ्ट, बाल देखभाल, गृह नर्सिंग आदि जो विषय है उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये है आपका ग्रुप नंबर 7। इस तरह 7 ग्रुपों के अंदर इन्होंने अपने कार्य जो पाठ्यक्रम था उसको डिवाइड किया गया, यानी कि माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर जो माध्यमिक शिक्षा थी उसके अंदर करिकुलम को किस तरह से डिवाइड किया गया, तो 7 ग्रुप के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। इसके बाद है पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत, यानी कि करिकुलम को जो बनाया जाएगा उसका निर्माण किया जाएगा वो किन किन सिद्धांतों के ऊपर किया जाएगा, यानी कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंदर जो है पाठ्यक्रम सिद्धांत के लिए अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखा गया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है अनुभव की समग्रता। इसका मतलब है कि शैक्षणिक अनुभव के साथ साथ विद्यार्थी को, यानी कि जो विद्यार्थी शिक्षा लेगा उसके साथ साथ ये जरूरी है कि उसके साथ और अदर एक्टिविटीज भी कराई जाए, जैसे कि उसके खेल के मैदान में ले जाया जाए, यानी कि प्ले एरिया बनाया जाए, लाइब्रेरी बनाई जाए, कार्यशालाओं जो कि हमारी वर्कशॉप्स होती है उन सभी को इनके अंदर शामिल, यानी कि करिकुलम का एज ए पार्ट इनको बनाया जाए कि को करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में इनको हमारे करिकुलम के साथ जोड़ा जाए। तो ये है अनुभव की समग्रता। इसका मतलब है कि शैक्षिक अनुभव के साथ साथ बच्चों के पास आप उनको खेल के मैदान में भी ले जाओ, उनको लाइब्रेरी में भी ले जाओ, उनको वर्कशॉप भी कराओ, इन सब चीजों के साथ उनको जोड़ा जाए और इनका अनुभव जो है वो विद्यार्थियों को प्रदान कराया जाए। सेकंड है विविधता और लोच का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, आयोग ने लचीले पाठ्यक्रम का समर्थन किया जो छात्र की रुचि, आवश्यकता और जीवन से संबंधित है, यानी कि आयोग ये चाहता था कि इस तरह का करिकुलम बनाया जाए कि जिस छात्र की जिस विषय में रुचि हो, जिस फील्ड में वो जाना चाहे, उसी तरफ उसको उन्हीं विषयों का उसको ज्ञान दिया जाए, यानी कि वही विषय जो है वो ले सके जो उसके जीवन से संबंधित हो, उसमें उसके जीवन से संबंधित ज्ञान, उनकी आवश्यकताएं, जो उसका इंटरेस्ट है वो सब चीजें उसके अंदर शामिल हो। अवकाश का सिद्धांत, इसमें क्या किया गया कि छात्र जो है उनको काम और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करने में समर्थ होना चाहिए, यानी कि सक्षम होना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध में क्या था कि जो हमारा करिकुलम है उसके जो सब्जेक्ट्स है वो एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि
एक विषय का दूसरे के साथ संबंध हो, साथ ही में उन विषयों का हमारा वास्तविक जीवन के साथ भी को रिलेट करके हम उनको पढ़ाए, उनका रिलेशन हो हमारे वास्तविक, हमारी मतलब की लाइफ के साथ ही वास्तविक जीवन से, अनुभव से संबंधित हो। और ये जानकारी ही संपूर्ण नहीं कि केवल किताबी ही ज्ञान उनको दिया जाए, नहीं, इसके अलावा उनको रियल लाइफ का भी ज्ञान जो है वो दिया जाए। नेक्स्ट है समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यचर्या में जो है वो सामुदायिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जो सामुदायिक जीवन है उससे संबंधित ही जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो डेली की जो हम एक्टिविटीज में कराएंगे वो चीज उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। उत्पादकता कार्य को महत्व देना, प्रोडक्टिविटी के काम को ज्यादा अधिक महत्व देना, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल करना, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इसके अंदर शामिल, व्यवहारिक ज्ञान को भी इसके अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों पर सिफारिशें। अब बात आती है जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है कि टेक्स्ट बुक का किस तरह से हम चयन करें, कौन सी टेक्स्ट बुक किस लेवल पर आएगी, कौन सी टेक्स्ट बुक किस विषय के अंदर यानी कि किस ग्रुप के अंदर जो है शामिल की जाए। तो यहाँ पे चयन की बात है, पाठ्य पुस्तकों पर सिफारिश। चयन और सुधार के लिए एक उच्च स्तर पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो कि इसके लिए ये निर्धारित कर सके, यानी कि एक पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को बार बार बदलाव से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में हर बार चेंजेस के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्ययन के प्रत्येक विषय पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, यानी कि हर एक टॉपिक जो पढ़ाए वो एकल पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, कि केवल एक ही पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। पुस्तकों में से किसी भी समुदाय, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज या इसके अलावा कोई भी घृणा, शत्रुता नहीं फैलानी चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी बुक या ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं बनानी चाहिए जिसमें किसी धर्म को स्पेसिफिक बात की गई हो या किसी भी रीति रिवाज के प्रति बच्चे के मन में हीन भावना आ जाए। तो ऐसी कोई पाठ्य पुस्तक ना हो जिसके अंदर किसी भी धर्म, समुदाय और इनके प्रति, सामाजिकता के प्रति जो है हीन भावना या शत्रुता आए, ऐसे नहीं होना चाहिए। शिक्षण विधियों की सिफारिश। टेक्स्ट बुक के बाद आता है टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि जो हम शिक्षण कराएंगे उसकी क्या क्या विधियां रहेगी। शिक्षण पद्धति के अंदर भाषण और लेखन, यानी कि आपका बोलना और आपका लिखना, भाषण और लेखन दोनों को स्पष्ट होना चाहिए। आपकी सोच, आपकी अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाए, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या आप राइट कर रहे हैं, उसके लिए जो है आपको अवसर प्रदान किया जाए। शिक्षण की विधियां गतिविधि आधारित होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी पढ़ाने की जो तकनीक जो है, टेक्निक्स है, वो गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। जो हम शिक्षण कराते हैं उसमें व्यक्तिगत भिन्नता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का लेवल, हर स्टूडेंट का लेवल जो है अलग होता है, हर स्टूडेंट की ग्रेसिव पावर जो है वो अलग होती है। इसे वांछनीय मूल्यों दृष्टिकोण से विकसित करना चाहिए। प्रयोगात्मक यानी कि जो प्रैक्टिकल है, जो प्रदर्शन की विधियां हैं उन पर ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल जो वर्क है उसके अंदर जो है प्रैक्टिकल के ऊपर, एक्टिविटीज पर कि क्या हमें प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब टेक्निक्स पर ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए हमारी एजुकेशन के अंदर। परीक्षा प्रणाली में सुधार के हेतु सिफारिशें। परीक्षा प्रणाली के अंदर अब क्या क्या सुधार किया गया, तो सबसे पहले क्या था, बाहरी परीक्षाओं की संख्या कम की जानी चाहिए, यानी जो बाहरी परीक्षाएं हैं उनको कम किया जाना चाहिए। उनकी जो नंबर ऑफ पावर्स थी कि इतनी 6 होनी चाहिए, 7, तो उसको कम किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ पर्सन के निबंध के आधार पर पर्सन को कम किया जाना चाहिए, यानी कि जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको जो है कम किया जाना चाहिए। यानी जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर जो सुधार किए गए, जो चेंजेस की बात की गई वो है ये सब, कि किस तरह से क्वेश्चंस को कम किया जाना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को कम करना है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चनिंग्स है उसको घटाना है, या नंबर ऑफ जो एग्जाम्स है उनको कम करना है। परीक्षण की प्रकृति रटने को हतोत्साहित करने वाली और बुद्धिमान समझने होनी चाहिए, यानी कि जो परीक्षण की जो प्रकृति है वो रटने को हतोत्साहित करने वाली और बुद्धिमान समझ को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, जिससे कि परीक्षण का संबंध जो है वो तर्क संगत समझ से होना चाहिए, यानी कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे होने चाहिए। प्रत्येक छात्र का स्कूल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि हर स्टूडेंट का क्या स्कूल में रिकॉर्ड रहा है, क्या उसका एजुकेशन रिकॉर्ड है, क्या उसका मोरल रिकॉर्ड है,
तो हर तरह से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो उसके अंदर रखा जाना चाहिए। मुदालियार आयोग ने 5 सूत्रीय पैमाने की बात की, तो जो मेन छात्र के लिए जो 5 उसने बिंदु, मुख्य बिंदु बताए, वो है नंबर 1 उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफाई, सेकंड पे है क्रेडिट, सी पे है पास, डी और ई मिलके है फेल या दोबारा परीक्षा, फेल हो जाए या फिर दोबारा परीक्षा ली जाए। तो ये 5 जो बिंदु बताए हैं, ये मुदालियार आयोग ने 5 सूत्रीय पैमाना जो है इसको बनाया है एक स्टूडेंट के लिए। ये 5 चार्ट बनाए हैं एज ए आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह। प्रत्येक विषय के लिए एक एक कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि हर एक विषय में यदि आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो एक एक कंपार्टमेंट की परीक्षा का मौका आपको वहां पे दिया जाएगा। ये माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन यानी कि जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन सिस्टम में जो चेंजेस था वो यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा का अवकाशीकरण, यानी कि विभिन्न रुचियां, योग्यता, हर बच्चे की अपना अलग इंटरेस्ट होता है, अपनी अलग टैलेंट होता है, उसकी अपनी अलग जो प्रतिभा होती है, जिसको पूरा करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का विविधीकरण होता है, यानी कि जो हमारे बुक्स, जो हमारा करिकुलम है उसका विविधीकरण। समिति ने कृषि और तकनीकी शिक्षा को प्रावधान पर सलाह दी। जो समिति, जो कमेटी थी, उसने कृषि से लेकर जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके ऊपर जो है प्रावधान किया गया। शिक्षा में मार्गदर्शन, यानी कि शिक्षा के अंदर क्या मार्गदर्शन होगा, शिक्षा, व्यक्तिगत, सामाजिक मार्गदर्शन और विद्यालयों के अंदर मार्गदर्शक अधिकारी और करियर मास्टर की नियुक्ति की जाए। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट है, उसको ये क्लियर नहीं होना है कि उसको क्या करना है, आगे जाके क्या स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ उसकी रुचि है, क्या उसको बनना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा के लिए एक काउंसलर, एज ए काउंसलर जो है आपके स्कूल के अंदर एक जो आपका आपको सही से मार्गदर्शक कर सके किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी सोशल सामाजिक मार्गदर्शन के लिए, तो आपके पास विद्यालय के अंदर एक काउंसलर, एज ए काउंसलर और एज ए करियर मास्टर जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, जो बच्चों को सही से मार्गदर्शक कर सके। चरित्र की शिक्षा, मोरल एजुकेशन, चरित्र की शिक्षा में क्या है, शिक्षकों और छात्राओं के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी कि टीचर स्टूडेंट के बीच आपस में संबंध होना चाहिए। ये नहीं कोई हेजिटेशन है या स्टूडेंट टीचर से कुछ पूछ नहीं पा रहा है, कुछ बात नहीं बता कि क्या उसको जानना है क्या नहीं, वो कुछ नहीं पूछ पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए। एनसीसी स्काउट शिविर, यानी कि सेकेंडरी लेवल पर जो है इस कमीशन के बाद एनसीसी को लागू किया गया। काफी स्कूलों में जो है एनसीसी स्काउट्स को जो है यहाँ पे लागू किया गया। स्कूली शिक्षा, सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर दोनों गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी स्कूली शिक्षा के अंदर आपके जो करिकुलम है और आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, जूनियर रेड क्रॉस का काम शुरू किया जाना चाहिए। आपका जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जो आपका फर्स्ट एड, वो और जूनियर रेड क्रॉस, इसका काम जो है स्कूलों में शुरू होना चाहिए। मुदालियार आयोग की और जो अन्य सलाह थी, उनके अलावा छात्रों का शारीरिक कल्याण, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, यानी कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए और अच्छे से ट्रेनिंग की कैसे अच्छे से अच्छे तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सके। और प्रशासन और वित्त, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमारी फाइनेंशियल नीड है स्कूल्स की, उनको और अधिक कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये थी इसकी मुदालियार आयोग की सलाह। तो ये था हमारा सेकेंडरी कमीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कमीशन के साथ। थैंक यू।